दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं, एसआईआर होकर रहेगी, एक चीज स्पष्ट है, और दूसरा ये भी स्पष्ट है कि जो राजनीतिक दल इस एसआईआर की प्रक्रिया में जमीन पर जितना सक्रिय रहेगा, उसका तंत्र जितना सक्रिय रहेगा, उसका कार्यकर्ता समूह जितना सक्रिय रहेगा, उतना ही वो नुकसान की किसी आशंका से दूर रहेगा। लेकिन सक्रिय रहना होगा। इसीलिए बीएलओ चुनाव आयोग के नियंत्रण में होते हैं और बीएलए राजनीतिक पार्टियां बनाती हैं। जिस हर बूथ पर आपका एक कार्यकर्ता बीएलए के रूप में तैनात होगा तो सब कुछ आपकी आंख के नीचे से गुजरेगा, हर चीज में आप हस्तक्षेप कर पाएंगे। तो कुल मिला के तस्वीर यही बन रही कि बिहार और पश्चिम बंगाल जैसा सड़क पर तेवर कम से कम विपक्ष का यूपी में नहीं दिख रहा। मेहमानों से आपका परिचय करा दे, रत्नाकर सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रत्नाकर जी का स्वागत है। कीर्तिनिधि पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कीर्तिनिधि पांडे जी का बहुत स्वागत है। गौरव जैन जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, गौरव जैन जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर मोनिका सूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर मोनिका जी का बहुत स्वागत। मोनिका जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक पार्टियों के पास चलूंगा। हाँ जी। चुनाव पारदर्शी हो, चुनाव व्यवस्थित हो, चुनाव में मत किसी तरह की शक की गुंजाइश नहीं हो, इसके लिए सामान्य रूप से भी देखें तो ये एक सुचिंतित तथ्य सामने आता है कि भाई मतदाता सूची की पड़ताल और उसमें अपग्रेडेशन लगातार होते रहना चाहिए निरंतरता में। वो सूची ऐसी नहीं हो सकती कि एक बार बन गई फिर बोले 25 साल बाद दोबारा बनेगी। ये वही एसआईआर की प्रक्रिया 2 दशक पहले हुई थी। तो एसआईआर को लेकर बिहार में जो हंगामा दिखा, हालांकि अब वो हंगामा वहां खत्म हो गया, अब वो हंगामा शिफ्ट हो गया है पश्चिम बंगाल में। आज वहां की मुख्यमंत्री खुद सड़क पर निकली हैं, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश में अभी विपक्ष का वैसा कोई तेवर कलेवर नहीं दिख रहा। कैसे देख रही हैं आप इस पूरे परिदृश्य को? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो ममता बनर्जी जी कर रही हैं वो सही नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये जैसे आपने अभी बताया, मैं उससे पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ कि जो ये एसआईआर है, ये है एक इन्वेस्टिगेशन, ये एक रिसर्च है, रिव्यू किया जा रहा है जितने भी वोटर्स जो हैं, वो जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको निकालने के लिए, जो नए वोटर आए हैं उनको डालने के लिए। अब इसमें ऐसा भी है कि कई ऐसे विदेशी घुसपैठी हैं जिन्होंने अपनी गलत वोटें बनाई हुई हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहीं से उठ के किसी और राज्य में आए हैं और उनकी वोट वहाँ भी बनी हुई है और इस राज्य में भी बनी हुई है। तो इस सब चीज़ को अगर हम एक पूरे नज़रिए से देखें तो इसमें ये चीज़ जो है ये बहुत अच्छी है कि एसआईआर हो रहा है। अब अगर जैसे कि अब ममता बनर्जी कह रही हैं, या यूपी की हम बात करें या बिहार की बात करें, तो अगर ये मैं यूपी की बात भी करूं तो ये गलत है कि ये लोग इस चीज़ के ऊपर एक प्रश्न उठा रहे हैं कि एसआईआर क्यों कराया जा रहा है। एसआईआर एक कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है जो आर्टिकल 324 के अंतर्गत लिखा गया है हमारे संविधान में। उसके अंतर्गत इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ने 2003 में शुरू किया था करना। 2003 में जिस समय यूपी में मुलायम सिंह यादव जी की और फिर मायावती जी की सरकार थी, अब आप सोचिए कि यही लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि एसआईआर क्यों हुआ। इन लोगों ने शुरू की और यही इसका विरोध कर रहे हैं। जबकि जब ये एकदम जैसे आपने बोला कि एक सुनिश्चित कदम है जो कि हमारा जो भारतीय वासी है उसके लिए ये ऐसा कदम उठाया जा रहा है, और ये सरकार के साथ साथ ये संविधान का कदम है। सरकार तो बल्कि इसको दोबारा से करके ये अच्छा कर रही है सब देशवासियों के लिए। पर अब जिन लोगों ने इस पे प्रश्न उठाने हैं, जिसने इनको खराब करना है, जैसे कि ममता बनर्जी, जिन्होंने बार बार ये लगातार बाहर आके बोल रही हैं कि जो ये है ये एसआईआर ठीक नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि उनके राज्यों में कितने ऐसे वोटर। ठीक है डॉक्टर साहिबा, ठीक है। मैं कीर्ति भाई के पास चलूंगा। कीर्ति जी,
मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि चुनाव आयोग को चाहिए कि जब वो बीएलओज की लिस्ट जारी करें जिसमें उनका पता और नंबर हो तो उनकी जात भी बताएं हमको। अच्छा, मान लो कोई अपना नाम केवल कीर्ति लिखे, कीर्ति प्रसाद लिखे, तो जात कैसे पता लगेगी? मान नहीं लिखते जात, तो ऐसा कोई नियम तो है ना कि जात नहीं लिखोगे तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे या बीएलओ नहीं बनाएंगे? ऐसा तो कोई नियम कहीं संविधान में है नहीं। मान लो जात नहीं लिखते, गौरव प्रसाद, बात खत्म हो गई, ढूंढो जात, क्या होगा? और सपा ने मांग कर दी कि जात जरूर बताओ बीएलओ की। ये थोड़ा बड़ा पेचीदा मामला नहीं हो जाएगा? करीब 1.25 लाख बीएलओ होंगे, उनकी जात कहां तक ढूंढी जाएगी? कीर्ति जी। देखिए अमिताभ जी, बीएलओ एथेंटिक पर्सन, सरकार के एथेंटिक जो हैं वो बीएलओ बनाएगा। सबका बायोडाटा सरकार के पास उपलब्ध है, कौन किस जाति का, कौन किस धर्म का, कौन किस विचारधारा का तो नहीं, लेकिन जाति और धर्म तो जानते ही है सरकार। इसको बताने में सरकार को कोई बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो एडीएम स्तर के अफसर लगाए गए उनकी भी जांच सरकार को पता है, जो बीएलओ लगाए गए उनकी भी जांच। आपको याद होगा अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव के एसआईआर का विरोध नहीं, एसआईआर की प्रक्रिया के तहत जो इलेक्शन कमीशन, विपक्ष दल अगर कोई सवाल खड़ा कर रहा तो विपक्षी दल की बात सुनने से इलेक्शन कमीशन भागता क्यों? इलेक्शन कमीशन विपक्षी दल को से बात करने को तैयार क्यों नहीं हो? अगर हमने कोई सवाल खड़ा किया, हमने तमाम उपचुनाव में, लोकसभा के उपचुनाव में जो लगातार कंप्लेंट्स दिए, जो लगातार ऐसे वीडियो जारी हुए जो वोटरों को धमका रहा दरोगा, वोट नहीं डालने दे रहा है, एक जाति धर्म के लोगों को वोट डालने से रोका गया, हमने कंप्लेंट्स किए, उसके साक्ष्य दिए, उसके वीडियो दिए, लेकिन उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन अगर खामोश रहेगा तब किसी प्रक्रिया पे सवाल खड़ा होता। अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता के साथ कोई कार्रवाई करता, किसी के खिलाफ कार्रवाई करता, आपको याद होगा 2022 के इलेक्शन के बाद भी हमारे नेता ने एक बयान जारी किया, इलेक्शन कमीशन ने हमारे नेता को नोटिस जारी किया, नोटिस के बाद तमाम एफिडेविट दिए गए, उस एफिडेविट में भी अगर एक्शन नहीं होगा, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ, नाम तो कटे, नाम तो कटे, तो तय है कि नाम कटे, उतना एफिडेविट दिया गया, लेकिन किसी भी बीएलओ तक के खिलाफ भी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन अगर नहीं करेगा विपक्षी दल के कहने पे, तब सवाल खड़ा होता है। एसआईआर की प्रक्रिया को समाजवादी पार्टी बाधित नहीं करना चाहती है। एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी, एसआईआर की प्रक्रिया में हम सहयोगी है, हम अपना पीडीए प्रहरी हर बूथ पर तैनात करेंगे जो बीएलओ के साथ मिलकर के एक एक वोट को मुस्तैदी से इस बात का तस्दीक करेगा कि जो वैलिड मतदाता हो वो निश्चित रूप से वैध मतदाता रहे और जो इनवैलिड हो वो ना रहे, लेकिन कोई वैलिड मतदाता छूट ना जाए, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। ठीक, एक बात, मैं एक सवाल और लूंगा, फिर मैं गौरव जी के पास जाऊंगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राम सिंह, ठीक, माने पहले तो मूल सवाल ये है कि किस नियम के तहत, किस संवैधानिक व्यवस्था के तहत, किस जनप्रतिनिधित्व कानून की किस धारा और उपधारा और अनुच्छेद के तहत सपा ये मांग कर रही है कि हमें बीएलओ की जात अलग से लिख के बताओ, हाइलाइटर से एक, और दूसरा मैंने कहा राम सिंह, क्या हम भी जानते, आप भी जानते हो, इसमें 20 जातियां आ जाती हैं उत्तर प्रदेश में, क्या कैसे आप कौन सी दूरबीन लगाओगे जो आप 1,62,468 लोगों की जात ढूंढ लाओगे? मैं वो दूरबीन समझना चाह रहा हूं, फिर गौरव जैन के पास जाऊंगा। अच्छा, आपको अमिताभ जी नहीं लगता कि जो बीएलओ बनाए गए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, उनकी जाति क्या गवर्नमेंट के पास नहीं उपलब्ध है? आप नाम से जाति खोजने की बात कर रहे हैं, किसकी जाति गवर्नमेंट के पास नहीं? जो गवर्नमेंट के ऑथेंटिक लोग हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, किसकी जाति नहीं है गवर्नमेंट के पास? आप इस बात को क्यों तस्दीक कर रहे हैं कि अरे जाति नहीं पता चलता? मैंने आपसे जो पूछा, मैं सिर्फ पूछा किस नियम के तहत आप जाति मांगेंगे, किस नियम के तहत जाति मांगेंगे? कोई व्यवस्था होनी चाहिए ना। बोले हमारा मन, आप तो सुनिए, ऐसा तो नहीं चुनाव नहीं, आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण लोगों को मिल रहा है, जाति व्यवस्था है। आपको तो याद होगा कि कहा गया था कि एक धार्मिक और एक जाति विशेष के लोगों को चुनाव में किसी बूथ पे मत लगाया जाए, आदेश हुआ था इस तरीके का। ठीक, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा था कि क्या समाजवादी पार्टी ने संविधान की किताब से कोई ऐसी
अनुच्छेद ढूंढ लिया है जो इस बात के लिए भारत के निर्वाचन आयोग को बाध्य करे कि 1,64,482 लोगों की जात बताओ। मैंने तो आज तक ट्रांसफर होता है, पोस्टिंग होती है, सजा मिलती है, रुक जा भाई, अब नहीं दोबारा में सस्पेंशन होता है, मैंने आज तक नहीं ये सुना राम प्रसाद गडरिया लेखपाल को पदमुक्त किया जाता है, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। मैंने यही आदेश देखा रामपाल को पदमुक्त किया जाता है, राम सिंह का ट्रांसफर किया जाता है, ये कहीं नहीं लिखा जाता राम सिंह बढ़ई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बरेली को बरेली शाहजहांपुर भेजा जा रहा है, ये तो नहीं लिखा जाता। मुझे बता दो सरकार के किस कामकाज में, चुनाव आयोग के किस कामकाज में जाति का उल्लेख होता है? एक पत्र का बता दीजिए, मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा, सीधी सी बात, सरल सी। कोई आपने देश में कहीं ये देखा कि राम प्रसाद अहीर, राम प्रसाद बढ़ई, राम प्रसाद प्रजापति इस थाने से उस थाने भेजे गए, ऐसा कहीं सुना क्या? नहीं ना, ऐसा कहीं नहीं सुना महाराज, इसीलिए निवेदन किया था। खैर गौरव जैन जी, बिहार में जिस पिच पर यह विषय गया, राहुल जी ने एक यात्रा निकाली, जैसे ही बिहार में इलेक्शन अनाउंस हुआ, ये तेवर कलेवर, ये पिच डाइल्यूट होती गई और जैसे इलेक्शन में कैंपेन पीक पर पहुंचा, एक दूसरा एजेंडा सेट हो गया और ये वोटर अधिकार यात्रा वाली बात बिल्कुल नेपथ्य में चली गई बिहार में। वो टेम्परामेंट, वो टेम्पो जिसको सरल भाषा में हम लोग बोलते हैं, लोक भाषा में टेम्पो हाई है, वो टेम्पो हाई नहीं रह पाया, एक। और दूसरा एक सप्लीमेंट्री मेरा ये कि एसआईआर के मामले में जब हम प्रदर्शन करने उतरते हैं, कलकत्ता का संदर्भ दे रहा हूं, कोलकाता का, तो हम हाथ में ममता जी संविधान की किताब लेकर निकली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बिहार वाले मामले में एसआईआर पर सुनवाई करते हुए कि चुनाव आयोग अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहा है। ठीक, लॉ ऑफ द लैंड है सुप्रीम कोर्ट, उससे ऊपर तो ना ममता जी हो सकती हैं ना भाजपा हो सकती है, फिर संविधान की किताब क्यों? गौरव जैन जी, देखिए, इससे पहले मैं जवाब दूं, सबसे पहले जो राजनीतिक विश्लेषक की थी मोनिका सूद जी, उन्होंने बोला कि एसआईआर जरूरी इसलिए था ताकि भारत देश में जो बहुत सारे एलियन रह रहे हैं, फॉरेनर्स रह रहे हैं, जिनके पास हो सकता है घुसपैठिए हों, उनके पास वो गलती से वोट ना कर दें और कहीं पे भी भारत की जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको अफेक्ट ना करें। तो शायद एक चीज बताना चाहता हूँ, 2003 में जब एसआईआर के लिए गाइडलाइन निकाली थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी, तो उस गाइडलाइन में पूरे साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा है कि इट इज नॉट द जॉब ऑफ द जो भी बीएलओ होता है कि वो एन्यूमरेट करे कि किस व्यक्ति की सिटीजनशिप क्या है, ये उसके जॉब में है ही नहीं। तो एक बात ये कहना कि घुसपैठियों का पता लगाएंगे, उससे नागरिकता छीन लेंगे, उसको वोट नहीं देने देंगे, ये अधिकार है ही नहीं। दूसरी बात उन्होंने बात करी कि किस तरीके से घुसपैठिए आ रहे हैं। अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो कौन है सरहद पे, किसके अंडर में है और कितने घुसपैठिए जो है वो बिहार में बड़ी बड़ी बातें करी। एक घुसपैठिए का नाम बता दीजिए जो किसी और देश का हो, जो भारत में वोट कर रहा हो पिछले 15-20 साल से, 50 साल से। तो ये पूरी जो प्रोसेस थी खराब थी। अब जो मैं बात कहूंगा वो मैं तथ्य के आधार पर कहूंगा, क्योंकि पिछले 20 दिनों से मैं बिहार में ही था, खासतौर पे झुंझारपुर, बेनीपुर और आपका ये दरभंगा जिले में था। तो वहां पर हम अलग अलग बूथों पे गए, मैं बूथ का नाम भी दे दूंगा, बकुआ करके बूथ था। वहां पर 1100 लोगों की वोटिंग में से 450 लोगों का नाम इसलिए काट दिया क्योंकि जो अधिकतर लोग थे जब एसआईआर की प्रोसेस हो रही थी वो रहने वाले वहीं के थे, लेकिन वो मखाने की खेती के लिए जाते हैं दूसरी जगह पे काम करने। तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड आदमी जो है एसआईआर से वो आदमी है जो अगर गलती से उस वक्त पे नहीं रह पाया, अपने कागज नहीं सबमिट कर पाया, तो उसका जो नाम है वो इलेक्टोरल पोल से हटा दिया गया। अब ये जो नंबर है ये भले ही आपको छोटा लगे, लेकिन अगर आप देखेंगे हरियाणा में जब चुनाव हुए तो हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो वोटों का अंतर था वो सिर्फ 50,000 या 60,000 था और उसमें सरकार बदल गई। तो ऐसे ही अगर 300, 400 वोट अलग अलग जगह से उन डिसएनफ्रेंचाइज लोगों के काटे जाते हैं जो हो सकता है कि हमारी तरफ वोट दें या किसी और की तरफ भी वोट दें, तो कहीं ना कहीं जो पूरा इलेक्टोरल मैंडेट है वो अफेक्ट होता है।
तो इस वजह से वहां पर बिहार में जो उसका टेम्पो आप बोल रहे क्यों यहाँ पर हाई नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि बिहार में जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी तादाद में यूपी के मुकाबले, इसलिए वहां पर ज्यादा हम लोगों ने फोकस करा और वहां पर उस चीज को, मुद्दे को उठाया। और अभी चूंकि ये बीच चुनाव में इन्होंने एसआईआर अनाउंस करा है यूपी के अंदर, सारे नेता जो है वो बिहार के चुनाव में अभी वहां पर व्यस्त हैं, तो इसका यहाँ पर भी होगा कि कैसे किसी भी व्यक्ति का वोट ना कटे और कहीं पर भी जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको खत्म ना करा जाए, उसको खराब ना करा जाए, इसलिए इसका यहाँ पर भी वो होगा। और अगर इलेक्टोरल कमीशन हमारे जितने डाउट्स हैं, हमारी जितनी चीजें हैं उसको जवाब देती है तो हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसमें भागीदार रहेंगे, हर जगह हम उसका साथ देंगे। इतनी सी बात है इसमें, ना किसी का टेम्पू हाई करने की बात है, ना टेम्पू लो करने की बात है। बात सिर्फ ये है कि जो भी व्यक्ति एलिजिबल है उसका वोट ना कटे और वो संवैधानिक प्रक्रिया से दूर ना हो। ठीक, रत्नाकर सिंह के पास चलो, लेकिन दो बात कहूंगा। ये जो तर्क गौरव जी ने दिया, ये सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था तर्क कि चुनाव आयोग को यह अधिकार कहां है कि वो नागरिकता तय करे। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि भारत में मतदाता बनने के लिए दो अनिवार्य शर्तें हैं और मतदाता बनाने का काम चुनाव आयोग ही करेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा बताइए दो शर्तें अनिवार्य, इनके अतिरिक्त तो इनको किनारे करके कोई मतदाता नहीं बन सकता। बोले पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए और एक निश्चित आयु से 18 वर्ष की आयु उसकी हो जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उससे सहमति जताई कि हां, तो जब पहली प्राथमिक शर्त है कि भारत के नागरिक होने चाहिए भाई, तब मतदाता होंगे। यह तर्क तो वहां जा चुका सुप्रीम कोर्ट, उस पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई, तभी उसने बिहार में एसआईआर को आप जारी रखने का आदेश दिया था। वरना पिटिशनर्स तो गए थे कि रोक दीजिए, ये संविधान के विरुद्ध है, रोक दीजिए। एक दूसरी बात, जब एसआईआर के सारे आंकड़े चुनाव आयोग ने दिए, सुप्रीम कोर्ट में भी दिए, पब्लिक डोमेन में नहीं, कोर्ट में भी दिए, क्योंकि और कोर्ट में देगा तो फिर सोच समझ के देगा सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें आयोग ने कहा कि फाइनल मतदाता सूची के विरुद्ध, अंतिम मतदाता सूची के विरुद्ध संपूर्ण बिहार राज्य से एक भी अपील दायर नहीं हुई, नॉट इवन अ सिंगल अपील। यही सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया चुनाव आयोग ने और यही ज्ञानेश कुमार ने पब्लिक डोमेन में बोला। क्यों नहीं हुई? और मैंने ये नहीं कहा कि टेम्पू चुनाव में किसका हाई है, मैंने कहा जिस मुद्दे को लेकर चुनाव से पहले इतना तेवर था, वो मुद्दा चुनाव के मुद्दों में शामिल नहीं हो पाया और नहीं हुआ। आप तेजस्वी यादव का पूरा कैंपेन ट्रेल देख लीजिए, एसआईआर कहीं है ही नहीं। महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी है, वहां वही तय कर रहे हैं चुनाव किस दिशा में जाए, कहीं कोई जिक्र ही नहीं एसआईआर का। और 15 दिन पहले लग रहा था कि एसआईआर ही एकमात्र विषय है, बाकी कोई विषय नहीं सृष्टि में, नान्यः पंथः एनाय बोलना और कोई विषय नहीं, केवल एक ही विषय एसआईआर। अब एसआईआर विलुप्त हो गया, अब दूसरे विषय हैं, इसलिए यह सवाल उठा। अगर वो भी साथ साथ चलता रहता महागठबंधन के बड़े नेताओं के मंच पर एसआईआर, तो विषय नहीं उठता। खैर, रत्नाकर सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि सभी 1,64,483 बीएलओज के मूल जाति बताई जाए, और सपा का तर्क है कि मूल जाति के कागज सरकार के पास जरूर होंगे, जिसको भी भर्ती किया होगा, चाहे सिपाही और चाहे डीजीपी, चाहे पटवारी और चाहे चीफ सेक्रेटरी, जात का विवरण होगा, ऐसा सपा कह रही है। भारतीय जनता पार्टी का क्या मत है? देखिए अमिताभ जी, कोई भी अगर संवैधानिक प्रक्रिया को किया जाता है, इस तरह का चुनाव आयोग अगर एसआईआर की प्रक्रिया करता है, तो जाति दिखाना या जाति बताना कहीं पे बाध्यता नहीं, किसी भी आप प्रक्रिया में आप देख लीजिए। लेकिन विडंबना ये है कि मैं आपको अभी जो पांडे जी कह रहे थे और इनके जो प्रवक्ता का बाइट भी चल रहा था, उस पर भी मैं आना चाहूंगा। ये इनके प्रवक्ता कुछ कहते हैं और इनके जो शीर्ष नेता हैं अखिलेश जी,
वो कुछ कहते हैं। अभी कह रहे थे कि ये बीएलओ के जो है वो जाति दिखाई जाए, लेकिन आपको याद होगा अमिताभ जी कि संसद में एक बार राहुल गांधी के ऊपर अगर किसी ने पूछा कि भाई इनकी जात क्या है, तो किस तरह से अखिलेश यादव संसद में खड़े होकर के बोले, जाति पूछोगे, जाति पूछोगे, जाति पूछोगे। मतलब ऐसा लग रहा था कि जाति पूछ दिया तो कोई मतलब बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जातीय जनगणना की बात करते हैं, आप एसआईआर प्रक्रिया की बात करते हैं, सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन किसी की बाध्यता नहीं है कि आप जाति दिखाए। आपने देखा संसद में भी वही हुआ। दूसरी चीज ये कह रहे हैं अभी पांडे जी की एसआईआर प्रक्रिया का समाजवादी पार्टी विरोध नहीं करती है, जबकि इनके शीर्ष नेता ये कहते हैं कि एसआईआर सिर्फ इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि वो वोट चोरी का एक माध्यम बन सके। तो आप देख लीजिए इनके प्रवक्ता क्या कह रहे हैं और इनके नेताजी, इनके जो शीर्ष नेता है वो क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं आना चाहूंगा, अभी कांग्रेस के यहाँ पे प्रवक्ता जो बैठे हैं वो मोनिका जी की बातों को कह रहे थे और कह रहे थे कि नागरिकता छीनने का यह एक प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल सही है, ये नागरिकता छीनने की प्रक्रिया तो बिल्कुल नहीं है। ये तो वोटर लिस्ट की वैधता को बनाए रखने की एक प्रक्रिया है, पारदर्शी प्रक्रिया है और संवैधानिक प्रक्रिया है, जो अनुच्छेद के तहत जो है चुनाव आयोग इसको करता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि फिर आप जो विपक्षी पार्टियां क्यों भ्रम फैला रहे हैं। बिहार में चुनाव में भी आपने देखा अमिताभ जी किस तरह से विपक्षी पार्टियां, खासतौर से तेजस्वी यादव खुले मंच से चढ़कर ये कह रहे थे कि अगर एसआईआर होता है तो आपकी नागरिकता छीन जाएगी, आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं अगर चुनाव आयोग डालता है तो आपकी नागरिकता छीन जाएगी। क्यों भाई इस तरह का भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। आपके पास बीएलए हैं, जैसा कि अभी पांडे जी कह रहे थे उनके सतर्क बीएलए, तो सतर्क बीएलए हैं तो बीएलए जो भी वोट सत्यापित करता है, अगर किसी का नाम कटता है तो सतर्क बीएलए जो है वहां पे जा करके और महीने भर का टाइम होता है, उसको नाम को फिर से रेक्टिफाई करा सकते हैं। इस तरह का भ्रम फैलाने का काम ये करते हैं और दोहरी बात करते हैं यहाँ पे। देखिए मैं अभी आना चाहूंगा मुख्य मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि बिहार में जब भी एसआईआर प्रक्रिया चालू हुआ था तो ये कितना हो हल्ला कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इतने कम समय में कैसे कर सकते हैं, कितने बीएलओज हैं, कितने, कब तक हो पाएगा, सारा आधा अधूरा हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन कितनी सफलतापूर्वक जो है यह एसआईआर की प्रक्रिया वहां पे पूरी की गई और 69 लाख से ऊपर जो अपात्र लोग थे, वोटर थे, उनको सूची से बाहर निकाल दिया गया और एक बहुत बड़ी चुनाव आयोग की सफलता है। उसी तरह से ये चरणबद्ध तरीके से अभी 12 राज्यों में होना है, उसके बाद पूरे देश में चुनाव आयोग ने कहा है कि हम करेंगे। और कोई एसआईआर की प्रक्रिया पहली बार तो हो नहीं रही है, इसके पहले भी 1951 से लेकर के और 2004 तक अगर अमिताभ जी देखेंगे तो 8 बार ये प्रक्रिया हो चुकी है और कांग्रेस शासित राज्यों में भी हो चुकी है, लालू राज में भी हो चुका है। तो आखिर में ये चुनाव के समय इस तरह का भ्रमजाल फैलाना, लोगों वोटरों को गुमराह करना, बरगलाना, गुमराह करना, इस तरह का कार्य क्यों कर रही है भाई। चुनाव आयोग तो यही चाहता है ना कि वोटर लिस्ट जो है वो पात्र हो, वैध हो। और देखिए वैध वोटर को कोई चिंता नहीं है, जो वैध वोटर है, मैं आपको आज फिर कहता हूं, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, वैध वोटरों को कोई चिंता नहीं है क्योंकि उनको पता है कि उनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो चुनाव आयोग को दिखा करके अपनी वैधता साबित कर सकते हैं। चिंता इनको उन वोटरों की है, फर्जी वोट बैंक जो इनका है, जो इनको वोट देते हैं, चिंता इनको उसकी है कि अगर वो खुदा न खास्ते इन डॉक्यूमेंट्स को नहीं प्रोड्यूस कर पाए तो एक बड़ा वोट बैंक जो है इनका, जो इनको वोट देता है, जो फर्जी दस्तावेज बनवाए हैं ये लोग, पश्चिम बंगाल हो चाहे बिहार हो, इसमें इन्होंने बनवाया है फर्जी दस्तावेज, वो वोट कैसे दे पाएगा। चिंता आज इसकी है, ये विपक्ष के लोग आज इसकी चिंता कर रहे हैं। रुकना होगा। कीर्ति निधि पांडे जी कुछ कहना चाह रहे थे वो, और कीर्ति निधि जी एक चीज और कह दूं कि फिर आप अपनी बात कहिए जो कहना चाह रहे थे। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय ने अभी पिछले कुछ ही समय पहले एक विशेष निर्णय दिया, उस निर्णय के आलोक में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विधिक व्यवस्था भी अस्तित्व में ला दी। अंग्रेजों के समय से एक अपराध का विवरण लिखते समय जाति का उल्लेख होता था पुलिस थानों में। क्या हाई कोर्ट ने कहा जाति का उल्लेख नहीं होगा, अपराध का उल्लेख करिए, किसने किया उसका उल्लेख करिए, किसके प्रति हुआ उसका उल्लेख करिए, जाति का उल्लेख नहीं होगा। वो कॉलम हटाइए
और वो कॉलम हटा दिया गया। कीर्तिनिधि पांडे जी। देखिए रत्नाकर जी जो बात कर रहे थे, मैंने शुरू में कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया पे सवाल तब खड़ा हो रहा जब इलेक्शन कमीशन विपक्षी दल के लोगों को सवालों का जवाब देने के बजाय विपक्षी दल के नेताओं को ही घेरने में लग गया। इलेक्शन कमीशन अगर स्वायत्त संस्था है तो देश के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति अगर सवाल खड़ा करे तो इलेक्शन कमीशन को उसको संतुष्ट करना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, हर जिले में इलेक्शन कमीशन के लोग हैं और इलेक्शन कमीशन की नैतिक जिम्मेदारी उसको संतुष्ट करे। इलेक्शन कमीशन की अपनी पारदर्शिता आम जनमानस में पूरी तरह बनी रहे, ये बनाए रखने की जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन। अगर कमियां हैं, मैंने तो बताया उस चुनाव में किस तरीके से वोटों की लूट हुई, किस तरीके से हम लोग शिकायत करते रहे, एविडेंस देते रहे, इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पे जाते रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं किया, सब इलेक्शन कमीशन के मेज पे पड़ा रह गया। तो सवाल तो खड़ा हो। और जाति व्यवस्था को कहां काट पाएंगे अमिताभ जी? वैकेंसी ही निकलती है तो जाति व्यवस्था से निकलती है क्या? जाति पर नहीं निकलती, वर्ग पर निकलती है। जाति पर कोई वैकेंसी नहीं निकलती, गलत जानकारी आपकी, सिर्फ वर्ग पर निकलती है। आपको बता रहा हूं, नहीं, जाति पर नहीं निकलती ना, जाति पर नहीं निकलती, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, इस पर निकलती है। अरे भाई निकलती है ना, तो सब अपने जाति कहां? जाति और वर्ग में अंतर है मित्र, जाति और वर्ग में अंतर है। बताते हम ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाते हैं, उसमें भी जाति लिखी जाती है। जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो उसमें जाति लिखी होती है। नहीं जानते हो तो कहिए, मैं भेज दूं आपको जाति प्रमाण पत्र की कॉपी, ठीक है, देख लीजिए उसको। आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के, एक मिनट आप कितनी रुक जाइए, आगे बात। आपको हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध और उत्तर प्रदेश सरकार के उसके अनुपालन में लाए गए विधिक व्यवस्था के विरुद्ध कोर्ट जाना चाहिए था कि जात का कॉलम कैसे निकल रहा है, हम जात के बिना नहीं रहेंगे, जाना चाहिए था ना आपको। गजब बात कर रहे हो, गजब बात है भाई। मुझे एक चपरासी का, ठीक है आगे बात, मुझे एक चपरासी तक का ट्रांसफर कोई दिखा दे कि जिसमें चपरासी की जात लिख के ट्रांसफर किया गया हो, दिखा दीजिए। नहीं ना, इस देश के अंदर जाति जनगणना होगा कि नहीं होगा? तो जाति लिखी जाएगी नहीं लिखी जाएगी सबकी? तो ये यही तो कह रहा हूं, जब ये जाति पूछ ली जाए किसी से। कीर्ति जी एक मिनट, एक मिनट, चलिए आप पहले बोल लो। ठीक ठीक, 2027 में जाति जनगणना शुरू होना ना जनवरी में, ठीक है, ठीक, जाति लिखी जाएगी नहीं लिखी जाएगी? ठीक है, एक ठीक है, 2027 में जातिगत जनगणना होगी, बिल्कुल ठीक बात है, होगी। जो लोग जाति की जनगणना के चैंपियन थे उनसे जात पूछ ली गई तो वो हत्थे से उखड़ गए, और दूसरे से कह रहे सब लोग जात बताओ। उनसे अपनी जात पूछ ली तो वो हत्थे से उखड़ गए, धतेरे की करने आ गए, और बाकी 150 करोड़ से कह रहे जात दिखाओ। ये तो समझना पड़ेगा। खैर गौरव जैन, विषय वहीं पर है कि चुनाव आयोग किसी की नागरिकता नहीं छीनता, ना वो उसका दायरा है, ना वो उसका अधिकार क्षेत्र है। चुनाव आयोग सिर्फ ये देखता है कि जो व्यक्ति मतदाता सूची में है या मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टि चाह रहा है वो भारत का नागरिक है या नहीं। चुनाव आयोग इससे संतुष्ट होगा तभी नाम इन होगा या आउट होगा, ठीक। उसके बाद उसकी नागरिकता लेनी है नहीं लेनी है ये गृह मंत्रालय जाने, लेकिन वोटर लिस्ट से वो बाहर हो जाएगा या वोटर लिस्ट में इन हो जाएगा, इतनी सी तो बात है। इसमें नागरिकता खत्म करने की बात कहां से आ गई चुनाव आयोग के जरिए? ये तो कभी किसी ने नहीं कहा कि चुनाव आयोग सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट बांटेगा, लेकिन व्यवस्था ये विधिक व्यवस्था ये कहती है कि भारत का मतदाता होने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली शर्त है। फिर दूसरी शर्त है इतनी आयु होनी चाहिए। तो इस शर्त तो देखेगा चुनाव आयोग जिसको नाम लिखना है, नहीं गौरव जी? जी देखिए, इन दोनों चीजों पर तो कोई सवाल या निशान है ही नहीं कि कोई गैर भारतीय भारत के चुनाव में वोट न डाल पाए। जो मुख्य मुद्दा वो ये है कि भारत का नागरिक होने के बाद जो आदमी एलिजिबल है उसका नाम काटा जा रहा है इलेक्टोरल रोल से, उसको दूर करा जा रहा है चुनावी प्रक्रिया से। उसके ऊपर लड़ाई है कि क्यों उन लोगों को नाम, जो एलिजिबल वोटर हैं उनको क्यों दूर रखा जा रहा है। और हमारी बात ये है, क्या ये एक षड्यंत्र के थ्रू रखा जा रहा है? क्योंकि जो भी पिछड़े, दलित, आदिवासी या फिर जो भी व्यक्ति, अधिकतर लोग वही अफेक्टेड होते हैं। जो आपने आया चुनाव का व्यक्ति आया, बीएलए आया,
आप उसको कागज नहीं दिखा पाए, आप घर पे नहीं हुए, उन्होंने अनुपस्थित करके आपका नाम काट दिया। और ऐसे 400 नाम कटे हैं बूथों पे कि व्यक्ति जो है वो गया है कहीं और पे काम करके, उसका अनुपस्थित दिखा के नाम काट दिया। स्थानांतरित नहीं करा कि कहीं और उसको कर दिया हो, उसको डाला है अनुपस्थित की सूची में। और ऐसे अनुपस्थित की आप सूची देखेंगे तो करीब करीब 42% जो लोग हैं जिनके नाम कटे हैं कई कई जगह पे। अगर 42% लोगों के नाम आपने काट दिया अनुपस्थित होने के कारण, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि चुनाव का जो परिणाम होगा वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा? क्योंकि वो व्यक्ति मरा नहीं है, वो व्यक्ति स्थानांतरित नहीं है, वो व्यक्ति कहीं भारत के किसी मतलब किसी और देश का नागरिक नहीं है, वो वहां पर नहीं था। तो इसीलिए हमारा जो बिहार के संदर्भ में आपने बात करी थी, वो इसीलिए करी थी कि उस टाइम पे वहां पे चुनावी SIR की प्रक्रिया कराई जा रही है, जहां पे कोसी का जो जलस्तर है बड़ा होता है, लोगों के वहां पे काम करने नहीं होता। और उसके बाद अगले 2 महीनों में जो व्यक्ति होता है, खासतौर पे मल्लाह कम्युनिटी के लोग होते हैं या बाकी और कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो जाते हैं काम करने के लिए दूसरे जिले में या दूसरे राज्य में। तो अगर उस वक्त पे ये प्रक्रिया हुई और वहां पे आपने देखा कि आपने बताया 67 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, आपको लगता है 67 लाख जो लोगों के नाम काटे गए उसमें सारे के सारे जो लोग होंगे वो वहां पे इनएलिजिबल वोटर होंगे? तो मेन बात यही है कि एक भी इनएलिजिबल वोटर जो है वोट ना करे, लेकिन जो भी एक भी अगर एलिजिबल वोटर है तो उसका वोट ना भी कटे। इसी के ऊपर हमारा विरोध था, जिसको लेकर के हमने चुनाव आयोग से जवाब मांगे थे, जिसका उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। तो इसीलिए हम लोगों ने विरोध करा। मैं डॉक्टर मोनिका सूद के पास चलूं, लेकिन एक बात कहूं कि 42% लोग के नाम गलत काट दिए गए। अगर इतना बड़ा आरोप है तो ज्यादा नहीं तो 10-5 लाख अपील तो चुनाव आयोग में होनी चाहिए थी। एक दूसरी बात, एक बार रामलाल के घर BLO गया, रामलाल नहीं मिले तो अनुपस्थित कह के नाम नहीं कट सकता। 3 बार जाना होगा और तीनों बार रामलाल न मिले तब ये बात आएगी, और अंत में नाम काटने से पहले रामलाल को नोटिस होगा। ऐसा नहीं है कि गए बोले गुड्डू रामलाल है, बोले नहीं है, बोले अनुपस्थित वोट काट दो ना। ऐसा कभी नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा। और मैं तो एक बात कहता हूं भाई डॉक्टर, ठीक है भैया आ गई आपके पास डॉक्टर साहब, जिसका नाम कटेगा वो अपील में जाना चाहिए। जरूर अगर 42% लोगों के नाम कट गए, वो गए थे मखाना बनाने, मखाना की खेती करने, फसल करने, इसलिए नाम कट गया, तो हंगामा हो गया होता अब तक। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जो हलफनामा दिया है, हलफनामा, उस हलफनामा में चुनाव आयोग ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है, प्रवक्ता की बात नहीं है, टीवी की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जो उसने दस्तखत करके दिया है, जिसकी जिम्मेदारी आयोग को लेनी ही पड़ी, उसमें उसने कहा है कि बिहार में अंतिम मतदाता सूची के विरुद्ध एक भी अपील नहीं आई, नॉट इवन सिंगल वन। मोनिका सूद। हाँ जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे अमिताभ जी, कि ऐसा है कि जो गौरव जी कह रहे हैं, वो जो ये आरोप लगा रहे हैं ये सही नहीं लगा रहे। आप सही कह रहे हैं कि 3 बार लोग जाते हैं, और एक ऐसा मैंने पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े हैं इसके, उसमें लिखा गया है कि अगर कोई अनुपस्थित है अपने घर पर तो उसका बड़ा बुजुर्ग कोई भी उसके दस्तावेज दे के, उसकी फोटो दिखा के उस फार्म पे साइन कर सकता है, और दोबारा वो एक समय निश्चित कर सकते हैं जिस पे दोबारा आकर उनका जो सूची है उस पे उनके भी हस्ताक्षर ले सकते हैं। तो जो गौरव जी कह रहे हैं बहुत गलत कह रहे हैं। और रही बात गौरव जी, जो घुसपैठियों की आप कर रहे थे, मैं घुसपैठियों की बात वो नहीं कर रही हूँ कि घुसपैठिए कोई और हमारे नागरिक आके बैठे हैं। मैं घुसपैठियों की वो बात कर रही हूँ जैसे घुसपैठियों को बाहर भेजा गया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, उन घुसपैठियों की बात कर रही हूँ जो बांग्लादेश से बंगाल में आके आ सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी जैसी जो अगर CM है वहां की, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए वो संविधान की घुसपैठिया का नाम बता दीजिए जो SIR में निकला हो। मैं एक का नाम पूछ रहा हूँ आपसे। और रही बात एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति का आप नाम बता दीजिए। एक व्यक्ति का आप नाम बता दीजिए जो SIR से निकला हो, जो बांग्लादेश का नागरिक हो। और अगर आ रहा है तो क्या ये अमित शाह की नाकामी नहीं है? अगर कोई व्यक्ति आ रहा है बाहर के देश से आके वोट कर रहा है तो क्या ये अमित शाह? आप दोबारा बोलिए, क्या बोल रहे हैं जरा मुझे बोलिए। जी देखिए, मैं बोल रहा हूँ अगर एक व्यक्ति भी बांग्लादेश का नागरिक आके बिहार में वोटिंग कर रहा है तो क्या ये अमित शाह की नाकामी नहीं है?
क्या मैं ऑनेस्ट बिहार की इस्तीफा तो नहीं बात लेना ही नहीं चाहिए? कर रही, और मैं तो बात ही बंगाल की कर रही हूँ। उस आप समय बात हो रही थी बंगाल ममता की करें बनर्जी या की, कहीं और कर भी हमारे करें, हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री गृह थोड़ा ना मंत्री के राज्यों ऊपर के ऐसा हिसाब से आरोप बदल कैसे लगा जाएगा। सकते हैं, मुझे बताइए। गृह मंत्री के अंदर ही आप तो आप आता है ना आप हमारे सारा अब गृह देश की मंत्री ऑलरेडी के हो सुरक्षा। ऊपर गया। ऐसा आरोप कैसे लगा सकते अरे हैं? देश हम कैसे अपने बोल मुंह सकते से हैं कि लगा किसकी सकते हैं, गलती है? क्योंकि आप जो एक तर्क तरफ कर तो रही हैं उसके भाजपा हिसाब से पूरे गृह मंत्री पूरे जो है वो इलेक्शन जिम्मेदार कमीशन के आदमी है। साथ होकर पूरा अगर कोई एसआईआर दूर करवा का रही है, देश का और आप व्यक्ति, हमारे ही आप बोल लीजिए पहले फिर मंत्रियों मैं के ऊपर बोलूंगा। आरोप लगाए जा रहे हैं। अरे मंत्रियों के आरोप क्या? मंत्री कोई भगवान थोड़ा ना, मंत्री सरकार का नौकर है, हम वोट देते हैं, हमारे उससे उनका सरकार घर चलता है। मंत्री कोई भगवान का नहीं, अवतार थोड़ा ना है, मंत्री के अ, ऊपर आरोप बिल्कुल मैं नहीं लगाएंगे बोल हम। रही कि हम कोई आपके मैं अंदर नहीं बोल होगा रही कि कि एक राजा मंत्री प्रजा वाली आपके अंदर दिमाग में अभी भी सिस्टम नहीं, बैठा होगा। राजा हम प्रजा लोग राजा और वाली तो प्रजा को नहीं राजा मानते। राजा प्रजा हम- वाली तो नीति आपकी है। राजा प्रजा वाली तो फिर नीति, आप क्यों नेपोटिज्म तो गृह आप में मंत्री है। को आप यहाँ क्या पर बात कर रही हैं? करते जब हैं? हम बोल रहे हैं अगर गृह मंत्री नहीं नहीं नहीं, के मैं राज्य गौरव में जी कोई आपसे बाहर बिल्कुल का भी नागरिक आके वोट कर रहा है नहीं, तो वो गृह ये मंत्री की आपने जो जिम्मेदारी कहा है ना कि बिल्कुल उसे सही बाहर नहीं कहा। निकाले। और एक घुसपैठिए का आप नाम बता दीजिए पूरे एसआईआर की प्रक्रिया में जो निकला हो, एक घुसपैठिए का नाम। मैं आपको चैलेंज जब के साथ बंगाल कह रहा हूँ। जब 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 ममता बनर्जी बंगाल में करने देंगी तो अब बताएंगे कितने घुसपैठी और कितने आपने घुसपैठिए नहीं। बिहार की भी बात करी ना, बिहार में भी तो यही बोला था कि घुसपैठिए निकलेंगे, इसी शो पर बोला था हम किसी ने उस कि समय इतने बंगाल की सारे बात कर घुसपैठ। रहे थे। मैंने बिहार की बात की कि जो लोग बिहार से बाहर काम करने गए हैं उनकी वोट बिहार की भी बनी है, और अगर वो कहीं बाहर जैसे दिल्ली यूपी कहीं और आए हैं तो वहां पर भी उनकी वोट बन गई, तो डबल डबल वोटिंग हो जाएगी। इसलिए एसआईआर का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। मेरा कहने का मतलब ये था। आपकी बात से हम बिल्कुल तरीके से सहमत हैं कि एक जगह वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन उन व्यक्तियों का क्या जो वहां पर ही रहते हैं लेकिन काम के सिलसिले में दूसरे जिले में अरे जाते हैं अरे साल के 3 महीने। गौरव जी आप तो बात उन समझ ही नहीं उन रहे हैं। 3 महीनों में अगर उनका, और मैं खुद अपने, मैं आपका अगर बोले मैं वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं 20 दिन मैंने यही ठीक। काम करा वहां पे, अलग अलग बूथों पे जाके। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम कटे हैं। और जहां आपकी आपने बात करी आपने डेटा जो मैनिपुलेशन की कि कैसे एक भी अपील नहीं आई, तो हम दिल्ली में खुद बैठा हूँ, दूसरा उदाहरण दूंगा कि यहाँ पे सरकार बोलती है कि प्रदूषण नहीं है, AQI 250 है, जबकि बाहर हम देखेंगे तो प्रदूषण पता की चल बात नहीं जाएगा कि AQI की कर रहे स्थिति गौरव जी। कैसी है। हम यहाँ तो हमारा डेटा मुद्दा जैसा ही मैनिपुलेशन होता है तो कितने आसानी से डेटा ठीक मैनिपुलेशन हो रहा है ठीक आज के टाइम पे, उसके ऊपर ठीक भी है आप देख सकते ठीक है। हैं। रुकना होगा गौरव जैन जी, मोनिका जी रुकना होगा। मैं कीर्तिनिधि जी के पास चलूं। कीर्तिनिधि जी, भाई चुनाव में वोट देने वाले लिस्ट से किसी का नाम कट गया वोटर लिस्ट से, अब तो उसकी प्रक्रिया बड़ी लंबी है, इसे कटना आसान नहीं कि कोई आया और कलम से लाइन खींच दी तो कट गया। 3 बार BLO जाएगा, फिर नोटिस होगा, और परिवार के लोगों को भी ये अधिकार हासिल है इस प्रक्रिया में कि वो चाहे तो अपने अनुपस्थित सदस्य के डॉक्यूमेंट दे सकते हैं अपने अंगूठा या सिग्नेचर से। ये तमाम चीजें हैं। फिर इतनी सरलता से कैसे स्वीकार कर लिया जाए, ये कह दिया जाए कि जी 42% लोगों के वोट कट गए। 42% के वोट कट जाए किसी राज्य में और हाहाकार न मचे और चुनाव का एजेंडा दूसरे विषय हो जाए, गजब नहीं हो जाएगा कीर्तिनिधि जी? अमिताभ जी, जी आप जिस तरीके से बहुत सीधे सरल भाषा में बता रहे हैं कि किसी का नाम कटना इतना आसान नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट देने वाले मतदाता 2022 में उनका नाम काट दिया गया, और बाकायदा इलेक्शन कमीशन को शपथ पत्र देकर के लोगों ने कहा कि मेरा नाम काट दिया गया था, मैं 2019 के लोकसभा में वोट दिया। कैसे कट गया था? कितनी आसानी से कट गया था उनका नाम? क्या हुआ नाम काटने वालों के खिलाफ? कार्रवाई क्या कही? शपथ पत्र देने के बाद भी इलेक्शन कमीशन को, जिस इलेक्शन कमीशन के शपथ पत्र को आप बता रहे कि सुप्रीम कोर्ट में देगा, उसी तरीके का शपथ पत्र आम जनमानस ने इलेक्शन कमीशन को दिया, और 1-2 नहीं दिया था, 18,000 शपथ पत्र दिया। क्या कार्रवाई हुआ और क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? ठीक। जब देखिए विश्वसनीयता का संकट यही खड़ा होता है। मैं कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा रत्नाकर जी भी हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिस्सा जैन साहब भी हैं, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिस्सा हम लोग भी हैं, और सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिस्सा है। अगर कोई सवाल खड़ा हो तो रत्नाकर जी को, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमारे ऊपर सवाल है। सवाल ठीक SIR सवाल इलेक्शन कमीशन पे होगा। ठीक है कीर्ति जी, बचाव में भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है, तो ठीक है कीर्ति जी, ठीक है इलेक्शन कमीशन के साथ गांठ की बात जी। ठीक है आगे बात कीर्ति जी। रत्नाकर जी बोले, बार बार प्रश्न आता है, रुको भाई रत्नाकर, बार बार ये प्रश्न आता है कि समाजवादी पार्टी ने हलफनामे दिए थे।
हलफनामे जब दिए जाते हैं चुनाव आयोग में वोटर की तरफ से, तो वो स्कैन्ड कॉपी में सबमिशन नहीं होता, ओरिजिनल फॉर्म में सबमिशन होना चाहिए। ये बात समाजवादी पार्टी को पहले ही बता दी गई थी। आपने स्कैन्ड भेजे एक, जो आयोग ने कहा 5 ओरिजिनल थे, उसमें शायद 2 या 3 में जिनके दस्तखत बताए गए थे उनको आयोग ने संपर्क किया। उनने कहा भाई मैं ना मेरा दस्तखत है ना मैं जानूं। ठीक, 2 का विषय था, 2 के विषय का उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस पर डिजिटल माध्यम पर उत्तर दिया था समाजवादी पार्टी को। ठीक, ये विषय सुलट चुका है, आपके संज्ञान में है, इसलिए बार बार उसी बात को उठाना कि हमने एफिडेविट दी। अरे एफिडेविट स्कैन कॉपी में नहीं जाएंगे ना, इंडिविजुअल एफिडेविट जाएगा, मूल प्रति में जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि राजन चौधरी जी गए और 5000 शपथ पत्र अंदर डिजिटल स्कैन करके दे दिए। नहीं भाई, उसके एक नियमावली है, उसी का पालन होता, किया होता तो जवाब देना होता। जहां 5 निकले उनमें उत्तर आयोग ने दिया है और वो पब्लिक डोमेन में है। मेरी कही मत मानिए, पब्लिक डोमेन में। रत्नाकर जी आप बताइए क्या कह रहे थे? देखिए अमिताभ जी, अभी कीर्ति निधि जी कह रहे हैं कि हम प्रश्न चुनाव आयोग से करते हैं और उत्तर जो है भारतीय जनता पार्टी से। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से उत्तर आपको मिलेगा ही मिलेगा। कारण उसका ये है कि आप लोग जो यहाँ पे बैठ करके और जो गलत तथ्य जनता को पेश कर रहे हैं और जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, तो सच्चाई बताने का काम किसका है? एक जो राजनीतिक पार्टी है, जो सत्ता में है, उसका जिम्मेदारी बनता है कि आप लोगों के झूठ को वो उजागर करे। अभी ये कह रहे थे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए और ये निष्पक्षता चुनाव आयोग ने दिखाया नहीं। मैं बताना चाहता हूं अमिताभ जी कि आपको भी याद होगा कि चुनाव आयोग ने लिखित रूप से ईमेल भेजा राहुल गांधी को कि आप आइए और जो आरोप लगा रहे हैं उसका सारी चीजों का हल जो है हम आपको देते हैं। दूसरी बात, अब मुझे बोल लेने दीजिए, अब ऐसे डिबेट नहीं होता है। मुझे आपने जो आरोप लगाया है मुझे जवाब दे लेने दीजिए। अब शांत रहिए। आपने जो बोलना था बोल दिया। देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ाने का काम की, देश के अंदर किसानों को साथ अन्याय की, देश के अंदर महंगाई बढ़ाने का काम की, वो 40 सेकंड लगेंगे, मैं इनका जवाब दे देता हूं। सारे बेईमानों को अपने साथ रखने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने को ईमानदार बताए। ऐसे झूठ, ठीक, ऐसे मैं जवाब दे रत्नाकर जी केवल आपकी आवाज जा रही है, जल्दी से कंप्लीट करिए जी। और चुनाव आयोग ने यहां तक किया कि ईमेल का जवाब न राहुल गांधी की तरफ से आया न कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया। उसके बाद चुनाव आयोग ने 30 सांसदों को, विपक्ष के 3 सांसदों को बुलाया कि आप जो भी आरोप लगा रहे हैं आप आइए, हम आपके आरोपों का जवाब देंगे। लेकिन ये वहां जाएंगे नहीं, वो 30 सांसद को लेके नहीं जाएंगे, 300 सांसदों को लेके उसके चुनाव आयोग के ऑफिस को घेराव करेंगे। ये लिखित रूप से कुछ नहीं देंगे, ना ही एफिडेविट देंगे, ना ही लिखित रूप से कोई सत्यापित डॉक्यूमेंट्स देंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पे आरोप जरूर लगाएंगे। ये डीटीपी लगा, ये पीपीटी लगा करके ये एटम बम फोड़ने का काम जरूर करेंगे। ये मतलब तथाकथित एटम बम जो है फोड़ने का काम जरूर करेंगे। तो क्यों इस तरह करते हैं? जो प्रक्रिया है, जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के माध्यम से आप जाइए, लिखित रूप से आप दीजिए उनको कि क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं। वो सारी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए चुनाव आयोग ने कई बार आपको बुलाया, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके जो क्वेरीज आए उसका भी क्लैरिटी किया। लेकिन आप लोग जो है वो लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। और देखिए अभी कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारी बहन ने भी बताया और आपने भी बताया कि कम से कम 3 बार जो है बीएलओ जाता है उस परिवार में, अगर वह सदस्य अनुपस्थित रहता है उसको सत्यापित करने के लिए। अगर नहीं मिलता है तब उसका नाम काटा जाता है, वो भी इंटीमेशन के बाद। और देखिए वहां पे सत्यापित अगर उसके परिवार का कोई भी सदस्य है जो उसके बिहाफ पे वहां पे साइन कर सकता है उस फॉर्म पे, तो निश्चित रूप से वो वहां पे सत्यापित की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। ये जरूरी नहीं है जी, ठीक जी, ये जरूरी नहीं है कि वो वहां पे नहीं है तो उसका चुनाव सूची में उसका नाम काट दिया जाएगा। ये गुमराह करने की सिर्फ बातें कह रहे हैं यहाँ पे बैठ के, चाहे वो कीर्ति निधि पांडे जी हो चाहे गौरव जैन जी हो। ये लोग जनता को सिर्फ ठीक है, आगे बात काम कर रहे हैं। देखिए और दूसरी चीज, अब समय कम है मित्र, आगे आपकी बात। एसआईआर की प्रक्रिया बिहार की भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निरीक्षण में संपन्न हुई है। एसआईआर के बिहार के हर पड़ाव पर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी है, सुनवाई की है और उसके बाद में गो अहेड हुआ है बिहार में एसआईआर पर। इसलिए वो केस खत्म हो गया।
पूर्वांचल की भाषा में कहूं तो वो फरिया दिया गया। अब वहां कोई तर्क वितर्क की गुंजाइश नहीं रही, झूठ सच का भी अब कोई स्कोप नहीं रहा। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना उस पर निर्देश जारी कर दिया, तो उसके बाद फिर तो कोई इसको बचता नहीं है कहा सुनी का कि रामलाल ये बोल रहे और श्यामलाल वो बोल रहे, ये कोई विषय नहीं लगता। यह भी सच है कि बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट के विरुद्ध एक भी अपील नहीं आई, यह भी सच है। तीसरी एक बड़ी बात जो कीर्तिवर्धन जी ने कही, कीर्तिनिधि जी ने कही कि भाजपा क्यों उत्तर देती है। भाजपा को इसलिए भी उत्तर देना चाहिए क्योंकि विपक्ष केवल चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाता, वो कहता है चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर ऐसा कर रहा है, तो उत्तर भाजपा ही देंगे और क्या सीपीआईएम देगा। जब आप इनके ही ऊपर आरोप लगा रहे हो ना कि ये इनके इशारे पर चुनाव आयोग गड़बड़ घोटाला कर रहा है, तो इनको तो जवाब देना चाहिए। अगर ये जवाब ना दें तो मैं आपत्ति करूंगा कि आप पर आरोप लग रहा है कि आप इलेक्शन कमीशन को अपने इशारे पर नचा रहे हो और आपको देश को बताना चाहिए सच, इसलिए देना चाहिए जवाब। कल को कोई सेना को लांछित करे, कोई सुप्रीम कोर्ट को लांछित करे, कोई सीएजी को लांछित करे, तो सरकार को बोलना चाहिए, निर्वाचित सरकार को, राजनीतिक दल को भी बोलना चाहिए। ये संस्थाएं देश का मान है, उसमें से एक चुनाव आयोग है। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। हिमाचल में चुनाव ठीक हुआ, उत्तर प्रदेश में खराब हो गया, ये तो नहीं चलेगा ना। बंगाल में चुनाव ठीक है लेकिन दिल्ली में गड़बड़ है, ये नहीं चलेगा। केरल में चुनाव ठीक है लेकिन महाराष्ट्र में गड़बड़ है, ये नहीं चलेगा ना। और इन चीजों का जनता पर इंप्रेशन भी खत्म हो गया। इंप्रेशन होता तो जनता उस दिशा में सोचती। ईवीएम और एसआईआर, ये दोनों मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के कसौटी से निकल कर आए हैं, निखर कर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट पर ईवीएम पर जितनी हाय तौबा थी, जितना विलाप था, जितना हाहाकार था, वो सब सुप्रीम कोर्ट में गया। महीनों सुनवाई हुई, बड़े बड़े विद्वान काला कोट पहन के गए, अंत में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, बात खत्म हो गई। हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का विजडम अमिताभ अग्निहोत्री, रत्नाकर सिंह, कीर्तिनिधि पांडे, गौरव जैन और डॉक्टर मोनिका सूद से ज्यादा है। और वैसे भी लॉ ऑफ द लैंड है, इसलिए हम सिर झुकाते हैं। जब ईवीएम पर फैसला आया तो एक बड़े विपक्षी नेता से पूछा गया, तो उन्होंने कहा देखिए हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कुछ नहीं कहेंगे। बोले अब आप ईवीएम से संतुष्ट हैं? उन्होंने संतुष्ट तो नहीं, लेकिन हम अपना धीरे धीरे जारी रखेंगे कार्यक्रम। तो सुप्रीम कोर्ट किस लिए गए थे जब कार्यक्रम जारी रखना था? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं है तब काहे को गए थे सुप्रीम कोर्ट? एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट गए, क्यों गए? यही फरियाद थे। सुप्रीम कोर्ट गए और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान ने जो दायित्व चुनाव आयोग को सौंपा है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन उस अपने ऑब्लिगेशन को पूरा कर रहा है, तो मामला ठंडा हो जाना चाहिए, फिर विड्रॉ कर जाओ सम्मान पूर्वक। पहले या तो जाओ नहीं, और जाओ तो फिर जो कोर्ट कह रहा है उसका मान रखो भाई। इसका मतलब तो यह है कि हम कोर्ट इसलिए जाते हैं कि हमारे हक का आ जाएगा तो हम मानेंगे, और नहीं आएगा तो हम फिर मैदान में निकल पड़ेंगे वो हाथ में किताब लेके। सुप्रीम कोर्ट को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वैकल्पिक नहीं हो सकता कि मन का होगा तो मानेंगे, मन का नहीं होगा तो नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होना चाहिए और हृदय से स्वीकार्य होना चाहिए, दबाव में नहीं, हृदय से स्वीकार्य होना चाहिए, क्योंकि वो भारत की भूमि का सबसे बड़ा न्यायालय है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।
अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा प्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।